सेकेंड इसके बाद का डेवलपमेंट होता है वो है फेज 4 का डेवलपमेंट। उसके अंदर हमने दो पॉलिसीज देखी थी, एक तो रैयतवारी और दूसरी थी महलवारी। अब मुद्दा ये हो रहा था कि वाई रैयतवारी सेटलमेंट, वाई दिस न्यू सिस्टम, अचानक ही क्या हो गया। एज यूजुअल आई टोल्ड यू दैट द ओल्ड सिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम्स, सो व्हेन दे कॉन्क्वेस्टेड न्यू एरिया, नए एरिया के ऊपर जब अपना राज जमाना शुरू किया इन्होंने, तो बोला कि अभी नई सिस्टम करेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपांडिंग इट्स टेरिटरी, यहाँ पे अपनी टेरिटरी को एक्सपांड कर रहा था। इसी के कारण इनको लगा कि हमको एक नया सिस्टम डेवलप करना चाहिए। नॉट श्योर विच सेटलमेंट शुड बी मेड टू द न्यूली एनेक्स्ड टेरिटरी, सो देयर वाज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। और इसी के चक्कर में यहाँ पे इन्होंने थॉमस मिनरो नाम का एक जेंटलमैन थे जो यहाँ मद्रास के अंदर ऑफिसर हुआ करते थे, ही डेवलप दिस सिस्टम। अभी इसके अंदर ये सिस्टम कैसा हुआ करता था वो भी जानने की कोशिश करेंगे, हाउ दिस सिस्टम इवॉल्व्ड एंड व्हाट वर द मेन फीचर्स। इसके अंदर भी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो मद्रास, कुर्ग, असम, ईस्ट बंगाल, मतलब आज का जो आपका मॉडर्न डे बर्मा जो है ना, उसको इंक्लूड किया जाता है ईस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि बाय दिस सिस्टम, बाय दिस टाइम दे हैड फेयरली डेवलप कंट्रोल ओवर लोअर बर्मा, जो आप पेगू कहते हो जिसे, और उसके बाद से ही हमारे लोगों को वहाँ रंगून पे भेजा जाता था। ओके, एंड उसके साथ साथ बॉम्बे नाम का प्रदेश, उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रैयतवारी, द रेंट एंड द रेवेन्यू was to be directly settled to the riords। आपके जो भी यहाँ पे रॉयत हुआ करते थे, आपके जितने भी किसान हुआ करते थे जो खेती करने वाले, उनके साथ ही कंपनी डील करेगी। रियायत मैंने बताया कि एवरी रजिस्टर्ड लैंड ऑर्डर हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको रिकॉग्नाइज करती थी, आमिर खान को, कि भाई ये प्रदेश के अंदर तुम रह रहे हो तो ये आप उसके रजिस्टर्ड लैंड ऑनर होगे। एंड दिस गाय वाज नॉट एविक्टेड टिल द टाइम he pays the land revenue। आप समयांतर के ऊपर आप जब रेवेन्यू देते रहोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको वो जमीन के ऊपर रहने देगी। यहाँ पे जमीन के पट्टे भी दिया करते थे कभी कभी इन लोगों को रैयतवारी के अंदर, और बीच बीच में कभी कभी एक जमींदार की एक पोस्ट भी आया करती थी, बट वो पत्तों के लिए सीमित थी। ठीक है, ऑल दी पट्टा मतलब समझ में आता है ना, लार्ज पार्ट ऑफ लैंड, एक बड़ा जमीन का टुकड़ा दिया करते और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था रैयत के अंदर। ओके, तो ये इसके अंदर ये भी देखने को मिलता है रैयतवारी सेटलमेंट के अंदर कि इसके पहले जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके अंदर कंपनी किसके साथ डील करती थी? जमींदार के साथ। इन दिस रैयतवारी सिस्टम द कंपनी डील्स विद होम? दी पीजेंट्स एंड दी टीलर्स। तो ठीक है, उसको रैयत भी कहते हैं, रैयत भी कहते हैं। सो सर थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इनटू मद्रास प्रेसिडेंसी। अंडर दिस सेटलमेंट द पीजेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड। एंड अभी तक हमने देखा ये सिस्टम कुछ ऐसा चलता था। इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। देयर वाज नो इंटरमीडियरी लाइक जमींदार बिटवीन द पीजेंट्स एंड द गवर्नमेंट। कभी कभी इंटरमीडियरी रहता था, बट वो इंटरमीडियरी खाली जमीन के पट्टे तक सीमित था। जब लैंड ट्रैक्स आपके अलॉट किए जाते थे तो वहां कभी कभी इंटरमीडियरी देखने को मिलता था, बट जनरली जब लैंड आपका अलॉटमेंट होता, सॉरी, जब टैक्सेशन कलेक्ट करने की बात होती थी तो कलेक्शन के अंदर आपको जमींदार नहीं दिखता था। द कंपनी यूज्ड टू डायरेक्टली डील विद दिस पीपल। अब समझ में आया है आमिर खान क्यों जाता है कि माई बाप लगान माफ कर दो। सिंपल चीज थी, क्योंकि यही उसका माई बाप था, यहाँ था ही नहीं कोई बीच में। अगर ये होता तो इसके पास जाता, तो माई बाप लगान माफ कर दो। इसका भी जमीन ले ली सरकार ने। 1857 के रिवॉल्ट के अंदर एक कॉज आपको इकोनॉमिक कॉज देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर जमींदार भी खफा हो गए होते हैं, हमने खोटू लगी जाए। द ब्रिटिश पॉलिसीज वाज सच कि जो लोगों ने अंग्रेजों का पहले साथ दिया था ना, सब्सिडरी अलाय बन के, पहले उनका बंटाधार हुआ। अवध 1750s में, सबसे 1765 में पहला बकरा बनता है, 1801 में सब्सिडरी अलाय बना दिया। 1856 के अंदर डेलाउजी बोलता है कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन, सुशासन की जगह कुशासन हो गया है, तुम्हारे प्रदेश को हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय कर देते। तो ऐसे बहुत सारे प्रदेशों का विलय हुआ भारत के अंदर, तो उनको बुरा लग गया और 1857 का रिवॉल्ट हुआ, तो उनके ही बहुत सारे राजे रजवाड़े ये विद्रोह के अंदर भाग लेते थे। द सेम थिंग हैपेंड विद द जमींदार। अभी तक जमींदार का राज था, नई सिस्टम है रैयतवारी। जमींदार को बोला तू हट, हम लोग डायरेक्टली डील करेंगे। कुंवर सिंह नाम का जमींदार था कि हाँ रातों रात मारी जमीन हो जाती रही, तो क्रांति में कूदी गयो। द रीजन ही जम्प्ड इनटू दिस होल 1857 रिवॉल्ट वाज दिस ओनली, दिस वाज कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह ही थे, ठीक है, गुजर गए हैं, बड़ी है, उम्दा एक्टर है, ठीक है, इनकी एक्टिंग दाद देनी पड़ेगी। जमींदार की एक्टिंग के ऊपर भी इनको हम लोग दाद दे सकते हैं। यू सी कि दिस गाय, his land was confiscated by the Britishers through the different policies. रैयतवारी सेटलमेंट was one such policy.
उसको लेके उसको बुरा लग जाएगा, जब 1857 का रिवॉल्ट होगा तो वो भी कूद पड़ेगा। सो व्हाई द जमींदार सेगमेंट ऑफ द इंडियन पीपल पार्टिसिपेटेड, उसके पीछे का रीजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को लेके भी यहाँ पे लोगों को बुरा लगता रहता था। ओके, सो देयर वाज नो इंटरमीडियरी, जनरली नो इंटरमीडियरी देखने को मिलता है। एज लॉन्ग एज ही पेड द रेवेन्यू ऑन टाइम, द पीजेंट वाज नॉट एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। 50% ऑफ द नेट प्रोड्यूस वाज फिक्स्ड एज द लैंड रेवेन्यू। 50% जमीन का जितना भी उपज होता है वो आपको रेवेन्यू के तौर के ऊपर देना। किसान खाएगा क्या? बोले 1 बीघा जमीन है, उसमें आपका 100 किलो का प्रोडक्शन होता है। 100 किलो, ठीक, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, 50 किलो देगा तो खाएगा क्या? फिर अकाल पड़ गया 1 साल तो पूरी की पूरी किसान की फैमिली पेरिश हो गई। सिंपल चीज थी। वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ सो मेनी पीपल इनटू फेमाइन्स वाज दिस ओनली। The British land revenue policy, the harshness, the harsh method of collection. अब देखिए 50% लेती है, 50% इज ह्यूज। 50% लेके मतलब बचा के है किसान के लिए। और ऐसा तो था नहीं कि आपने कैनोल्स वैनोल्स बड़ी बड़ी बना दी थी और अच्छा खासा कैश क्रॉप्स उभर के दे रहे थे। ऊपर से कैश क्रॉप्स था तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। ऐसे कैश क्रॉप्स हमसे ग्रो कराए जाते थे जिसकी कोई डिमांड ही नहीं थी। जैसे एक था इंडिगो। चंपारण सत्याग्रह essentially was the finest example of this forced method of plantation agriculture in India. बोला कि इंडिगो ग्रो करो, बोलते हमारे फार्मर्स बोलते भाई उसकी डिमांड ही नहीं है, पैसा ही नहीं आ रहा, क्यों इंडिगो कंपेल करा रहे हो? अच्छा ठीक है, हम लोग आपको कंपेल नहीं करेंगे, आप ग्रो करो, उसके लिए आपको पैसे देने पड़े। बोले ये कैसी बात भाई साहब, हम लोग बोल रहे हैं कि हमको ग्रो नहीं करना, तो आपके जो प्लांटर्स थे, आपके बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हमारे फार्मर्स को बोलते हैं कि अच्छा आपको ग्रो नहीं करना ना, हम आपको फोर्स नहीं करते, बट आपको उसके लिए पैसे देने पड़े। नहीं उगाने के पैसे कैसे बॉस? नहीं उगाड़वाना पैसा मांगे। यू सी, मतलब आया, मतलब वो है ना कि मुगेम्बो, मतलब वो क्या है, गोगा मास्टर, मुगेम्बो का भतीजा, आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, ठीक है, सब कुछ लेके गए। बोले नहीं उगाने के पैसे। बोले वी आर नॉट कंपेलिंग यू टू ग्रो, बट यू गिव अस सम काइंड ऑफ एनहांसमेंट, रेंट एनहांसमेंट। वो तो आते हैं, ठीक है, आपके बापू मार देते हैं पहले ही बॉल पे सिक्सर। एक जेंटलमैन होते राजकुमार यादव, उनको फॉलो, राजकुमार शुक्ला यादव कहाँ? राजकुमार शुक्ला वाज द पर्सन, ठीक है, मैं ठीक है, राजकुमार यादव कौन एक्टर है ना कोई? राजकुमार यादव करके भी है नहीं है? चलो ओके। सो द रेवेन्यू ऑफिशियल्स इंडल्ज इनटू हार्श मेजर्स फॉर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट। ओके, तो अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको पीट के, ठीक है, हनुमान बना दिया करते थे, आपका मुंह पूरा सुझा दिया करते थे, अच्छा खासा मारा करते थे। ओके, नेक्स्ट फेज देखते हैं इसके बाद वाला, वो है महलवारी सेटलमेंट। सो इन महलवारी दे रियलाइज कि यहाँ पे जो रैयतवारी सिस्टम के अंदर बहुत मगजमारी हो रही है। क्यों? एक एक इंडिविजुअल पीसेंट को पकड़ने के बाद उनके पीछे लगना कि भाई पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे। तो इनको लगा कि अभी ये नए नए एरियाज कैप्चर किए, वहां पे हम लोग रैयतवारी सिस्टम को भी इन्वॉल्व नहीं करें। एक नई सिस्टम उभर के आती है जिसको कहते हैं महलवारी सिस्टम। सो इसमें बोला गया कि ये गांव है, जैसे पीपा नाम का गांव होगा, तो जोधपुर विलेज, तो जोधपुर विलेज का जो मुखिया होगा उसको पकड़ देंगे, बोलेंगे कि भाई तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे गांव के अंदर इतने किसान हैं और इतने हेक्टर में आपकी खेती होती है, तो आपको 200 रुपए निकाल के देना। वी डू नॉट केयर कि यहाँ कितने किसान हैं और कौन कौन सी खेती कर रहा है, बट हमको 200 रुपए की रेवेन्यू चाहिए। सो इम्पोर्टेंटली इन महलवारी सिस्टम द यूनिट ऑफ रेवेन्यू वाज फार्मर, इंडिविजुअल और द विलेज इटसेल्फ, इट वाज द विलेज। यहाँ पे इंग्लिश जो भी अंग्रेज थे, दे डिसाइडेड कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फार्मर्स के साथ डील नहीं करेंगे, ना ही जमींदार के साथ डील डायरेक्टली हम लोग करेंगे। अगर जमींदार कोई मुखिया हुआ गांव का, उसके साथ हम लोग डील कर देंगे। तो द यूनिट ऑफ रेवेन्यू वाज द विलेज एंड द पर्सन हु फाउंडेड द सिस्टम, इन्वेंटेड द सिस्टम, इसका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। नाम याद रखिएगा, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, ऐसे सब, जॉन शोर का नाम याद रखिएगा। 3-4 नाम है, बट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर जो खेती का सत्यानाश किया है उसके पीछे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है, हमारे फार्मर्स की सबसे ज्यादा परेशान करने वाले यही लोग थे। ओके, तो सेटलमेंट वर मेड बाय एस्टेट और विलेज बाय विलेज। ठीक है, एस्टेट मतलब ये जो महल है ना, महल कहते थे। सो बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बड़े बड़े एस्टेट्स को महल कहते थे। ओके, तो विलेज बाय विलेज या छोटे छोटे 4-5 विलेजेस को एक इकट्ठा कर दिया और उसका एक यूनिट बना दिया। उनको बोल दिया कि भाई ये 4 गांव का हमको इतना रेवेन्यू मिलना चाहिए,
वी डू नॉट केयर अबाउट गोइंग इनटू दी निटी-ग्रिटीज कि ये किसान के पास से आपने 1 रुपया कंट्रीब्यूट कराया है या उससे 5 रुपया कराया है। हम लोग डायरेक्ट विलेज से ही मांगेंगे कि हमको ये गांव से पूरा का पूरा देना चाहिए। द विलेज कम्युनिटी वाज कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड। विलेज कम्युनिटी को ओनर ऑफ द लैंड बोला जाता था। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत जानते हो, एनआरएम करके एक सब्जेक्ट भी है, उसका ही एक सब पार्ट है जिसको सीपीआर कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। द सीपीआर स्टिल यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द विलेजेस। गौचर लैंड कहते थे हम लोग। आज ऑन पेपर तो है, गांव के अंदर कहीं नहीं दिखती। ओके वो एनक्रोचमेंट हो गया है। ऑन पेपर दिखता है नक्शे में, बोले ये गौचर लैंड है। ओके दिस लैंड वाज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज, जहाँ विलेज का जितना भी आपका पशुधन हुआ करता था, एनिमल्स एंड जितने भी आपके जितने फार्मर्स के जितने भी एनिमल्स हुआ करते थे, उनको चारा वारा खाने के लिए वो जमीन रखी जाती थी और आपको और भी कोई फंक्शन करना हो। बट आज तो पूरी सिस्टम बंटाधार हो चुका है। न्यू एरियाज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंसेस, अवध, दिल्ली। यू सी ऑल दिस प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड पोस्ट 1800s, मतलब 1800s, 1830s, 1820s, 1850s के आसपास का टाइम है। तो नव घोड़ी नव दाव, तो नवी सिस्टम इंप्लीमेंट करी ना की। दिस वाज द महालवारी सिस्टम। सो इन जमींदारी इट वाज समवन एल्स। In Rayatwari, the person who was supposed to be dealing with the East India Company was the peasant himself. In Mahalwari, it was the village community and not the peasant. Okay, so under this system, the basic unit of revenue settlement was the village. The villages belonged to the jointly the village committee, and the responsibility of paying the revenue rested with the entire village or the village community. In 1833, the Mahalwari settlement was introduced in the Punjab, central provinces and northwest frontier province. तो यहाँ पे ये कैप्टन रसल हो गए और वो ये पूरे के पूरे जितने भी फार्मर कम्युनिटी है उनको बोलेंगे, ई चौपाल देख रहे हैं, ई किसान है आज के मॉडर्न डे, उनको बोलेंगे कि आप टैक्स दे दिया करें। एसेंशियली इनका ठीक ऑब्जेक्टिव यही है कि घास भी निकल जाए आपकी जमीन से तो उसके ऊपर भी टैक्स लेना है, क्योंकि सबके सब गोगा मास्टर थे। ओके, डेवलपमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द नेचर ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। हमने देखा ना कि 4-5 प्रकार के इनके लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है। रैयतवारी अलग था, महालवारी अलग था, जमींदारी सिस्टम अलग था। तो अभी तक का जो पूरा का पूरा हमने देखा है उसको ही हम लोग कंसाइज करके समराइज करने की द नेचर ऑफ द कंक्वेस्ट। दिस कंक्वेस्ट वाज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। जब ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ तो पहले बंगाल के अंदर था, तो बंगाल के अंदर कुछ नया सिस्टम डेवलप कर दिया, इजारेदारी सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम देखा ना हमने। उसके बाद एरिया ग्रोथ हुआ तो उसको जमींदारी सिस्टम के ऊपर किया, और एरिया ग्रोथ हुआ और पता चला कि जमींदारी सिस्टम में ये सारी खामियां रह गई है, तो अब रैयतवारी सिस्टम के अंदर चले जाओ। और नए एरिया कैप्चर किए 1830s तक आते आते, तो उनको ये चीज जानने में आ रही थी कि हर एक पीजेंट्स के साथ हम लोग डील करते हैं तो मगजमारी बहुत बढ़ जाती है, तो डायरेक्ट गांव के साथ डील किया जाए, तो नया सिस्टम दे दिया नाम। सो नेचर ऑफ द कंक्वेस्ट अफेक्टेड द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। यहाँ पे जिस तरह से इनका ग्रोथ होता है ना इंडिया के अंदर, इसी के साथ साथ इनकी पॉलिसी भी चेंज होती रहती है। द ब्रिटिश परसेप्शन टुवर्ड्स द इंडियन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस विद द लैंड सेटलमेंट। यहाँ पे हिस्ट्री ने सिखाया ना कि यहाँ पे जमींदारी सिस्टम को चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमरीशपुरी उनसे पैसे ले लेता था, बोलता है कि हमसे कलेक्ट ही नहीं हो पा रहे, हमने इतना प्रॉमिस, वो रिंग बना दिया करेंगे, 4-5 अमरीशपुरी इकट्ठे बोल देंगे, पूरे 100 रुपए के ऊपर कोई बीडी नहीं करेंगे। वो जमीन वो किसानों को तो मार मार के 500 रुपए इकट्ठा करेंगे, सरकार बोलेगी ये तो अंडर टेंडरिंग हो गया है, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कार्टेल बना के रखा है। सीखने के बाद पॉलिसी चेंज कर दी, बोले यहाँ पे जमींदारी पिछले टाइम पे ये बहुत पैसा खा के गया था, अब रैयतवारी कंपनी खुद डील करेगी। रैयतवारी के अंदर कंपनी की मगजमारी बढ़ गई तो फिर मालवारी की तरफ चले गए। इन्फ्लुएंसेस ऑफ आइडियोलॉजिकल करंट, जहाँ पे इतने सारे आइडियोलॉजिकल करंट से 1770s के अंदर आइडियोलॉजिकल करंट कुछ अलग हुआ करते थे ना। अब देखिए कि रैयतवारी के अंदर कंपनी डायरेक्टली डील कर रही थी। यू सी द रैयतवारी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1820s। वहां पे आइडियोलॉजिकल करंट क्या था? फ्री थिंकर्स थे, यूटिलिटेरियंस थे कि नहीं थे? वो लोग क्या बोलेंगे कि कंपनी को शासन करना चाहिए। यहाँ क्या कर रही थी? कंपनी डायरेक्टली रूल करने की कोशिश कर रही थी, कंपनी को और रिस्पॉन्सिबल बनाया था कि कंपनी को कुशासन से सुशासन की तरफ जाना चाहिए। सो यू सी कि यहाँ पे जो पुराने हमने जितने भी ट्रेंड्स देखने की कोशिश की थी, वही लोग ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के सेटलमेंट के ऊपर भी अफेक्ट करेंगे, वो चाहे लिबरल्स हो, मिशनरीज हो या फ्री ट्रेडर्स हो। इसके साथ साथ लोकल सिचुएशंस अलग थी। ज्योग्राफी, वन शू साइज डजंट फिट्स फॉर ऑल ऑफ इंडिया। आप बोलोगे कि पूरे इंडिया का आदमी चावल खाएगा तो पॉसिबल नहीं है बॉस।
किसी को रोटी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को मच्छी पसंद है, सबको देना पड़ेगा। Local situations are different and you are supposed to evolve locally. Your culture is always dependent on geography. You cannot tell someone from the Arab countries कि आप गेहूं क्यों नहीं खाते भाई साहब, उगता ही नहीं है, वो इंपोर्ट करके कितना खाएगा। तो उसका क्यूजिन भी उस तरह से होगा, उसके कपड़े भी ऐसे होंगे। वो पहनते हैं दिसदाशा पहनते हैं, ठीक है, दिस कॉल्ड एज दिसदाशा, द व्हाइट गाउन व्हाट दिस पीपल वियर। तो दिसदाशा पहनने के पीछे का कारण क्या है? गर्मी लगती है वहां, को बोलोगे ठीक है सूट वूट पहन के घुमा करो, रेगिस्तान में थोड़ी सूट पहन के घूमेगा, 50 डिग्री चला जाता है, 55 डिग्री चला जाता है। तो लोकल सिचुएशन ऑलवेज मैटर। द सेम थिंग मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, कि आपके यहाँ पे नई नई जो नीति आएगी ना, वहां पे लोकल टेरेन, लोकल ज्योग्राफी, लोकल पॉलिटिक्स कैसी है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और वही उन्होंने ध्यान रखने की भी कोशिश की है। नाउ वी विल ट्राई टू सी व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत के लोगों के ऊपर, या हमारे समाज को, या हमारे खेती को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की। What was the impact of this British land revenue policy on Indian agriculture? First was the capitalist transformation of agrarian life. You see, up till this time, अभी तक फेस कुछ अलग चल रहा था। अभी तक हमारी जो एग्रीकल्चर थी ना, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साटा पद्धति चलती, क्या बार्टर सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था, सस्टेनेंस बेस्ड एग्रीकल्चर था, और वो भी जितनी जरूरत होगी ना उतनी, ट्रेडिंग बहुत लार्ज स्केल पे ऊपर नहीं। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके आए जो खेती के ऊपर बड़ी बड़ी पट्टे हायर करते थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर हायर्ड बाय दिस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड दे स्टार्टेड पंपिंग मनी। तो हमारा जो एग्रीकल्चर था, जो सस्टेनेबल बेस्ड एग्रीकल्चर था, उसको तोड़ के पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि यहाँ पे पैसा डाला गया और पैसे के कारण ही आपने खेती को एक धंधा बना दिया। एग्रीकल्चर अप टिल दिस टाइम वाज समथिंग, वाज अ काइंड ऑफ वेरी नोबल प्रोफेशन, और वहां पे एक आदमी को आप पेट भरने की कोशिश कर रहे थे, उसको पूरा का पूरा चेंज करके आपने एक बिजनेस मॉडल के तौर के ऊपर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में भी सस्टेनेबल बेस्ड एग्रीकल्चर ही होगा, बट मतलब वो सस्टेनेंस बेस्ड एग्रीकल्चर होगा, बट ये है कि कुछ मॉडल अलग होता। वो चीज तोड़ने की शुरुआत हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा, एंट्री ऑफ नॉन एग्रीरियन क्लास इनटू एग्रीकल्चर। ये लोग आके यहाँ पे रहने लग गए। द पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इज ए फॉर एप्पल होता है, उनको ये पता ही नहीं है कि खेती कैसे होती है एप्पल की। होता है ना कि नया मार्केट आपने ओपन कर दिया हो, तो देयर विल बी इन्वेस्टर्स हु डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट मार्केट बट दे हैव मनी। એટલે પૈસા નાખી દેશું, બાકી બધું જોઈ જશું, 4 જણને હાયર કરીને। अभी एग्रीकल्चर को लेके आपने ये पूरी की पूरी नई सिस्टम इंप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके अंदर ऐसे लोगों का यहाँ पे एंट्री होना जो कैपिटलिस्ट थॉट के साथ आए हैं। एक तो हम लोग का खुद का डिमांड ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसके साथ साथ ऐसे आदमी आ गए। These people do not care about the agriculture, they only cared about the maximization of rents। जमींदार थे ना ये लोग, इनको भी जमीन के पट्टे अलॉट किए गए थे। तो हेस्टिंग से जब पट्टे अलॉट किए तो सबके सब थोड़ी खेती करते थे इसमें। इन्होंने बोला कि मैं आपको 500 रुपए की जमीन से लाके दूंगा। हेस्टिंग्स खुश हो गया, बोले जा मजे कर, लेके दे दे मुझे तो मैक्सिमम जो आदमी लेके देगा मैं उसको जमीन का पट्टा अलॉट कर दूंगा। एज ए रिजल्ट a new hierarchy was created। हायरार्की एक तरह से डेवलप होती है। यहाँ ऊपर अंग्रेज हुआ करता था, बीच में जमींदार आया, और उसके नीचे बेचारा हमारा भुवन ही था ना इसका नाम, तो भुवन आ गया। ठीक है, गमछा वमछा पहन के, तो अच्छा हुआ तो क्रिकेट ने बचा दिया लाज हमारी, ना तो क्रिकेट नहीं आता होता तो बारिश तो ठीक है आएगी नहीं आएगी क्या पता। टाइम्स क्रिकेट हमारी लाज बचा देती है। ठीक है, तो लैंडेड हायरार्की, एक हायरार्की क्रिएट हो गई जो पहले नहीं हुआ करती। एट दैट टाइम द कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड वाज नॉट इनटू अ कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। इनके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड का जो कंसेप्ट है ना वो भर गया। बोले ये इसका ही है क्योंकि ये जमींदार को परमानेंट बना दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसान जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेंस बेस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे, आज यहाँ खेती की, परसों वहां खेती की, वो है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करता था।
पर यहाँ पे तो बोल दिया कि आप रेवेन्यू नहीं देंगे, किसान को हटा दिया जाता था। होगा क्या, वो लैंडलेस लेबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि he was not able to pay up money. This guy was not, woman was not able to pay money. So just because उस दिन बारिश फेल हो गई और भाई साहब क्रिकेट में भी फेल हो गए, तो ये जमींदार आके बोल देगा कि भाई तू पैसा नहीं दे पा रहा है, तू हट जा। अंग्रेज उसको आके बोल देगा तू पैसा नहीं दे पा रहा है, तू हट जा, तुमको जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। The moment this policy was implemented, this guy turned up to be a landless laborer. बिना जमीन, जो जमीन, the land used to be one of the main sources of resources, रेवेन्यू का सबसे बड़ा एक सोर्सेस होता है, सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होती है, वहां से ही आपने हटा दिया उसको। तो ये पूरी की पूरी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण ही हुआ है। तो इम्प्लीकेशंस, यहाँ से कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होना, वहां से बहुत सारे ऐसे लोग खेती के अंदर आ जाते हैं और खेती करने के बाद हमारे लोगों के ऊपर एक हायरार्की ठोक दी जाती है। इसको पता ही नहीं था कि ऊपर किसके पास जाना है, कैसे नहीं जाना, अचानक से ही आ गए, बोले मैं तुम्हारा बॉस हूं। ये रातों रात पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दिस वाज द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, वो है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। अभी ये जमींदार तो ठीक था, एक जनरेशन तक जमींदार चलते रहते थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। बट इनके बेटे आ गए तो ये तो पारो और चंद्रमुखी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इनको जमीन के बड़े बड़े पट्टे दिए जाते थे, पर ये कहां जाते थे? मैखाने और पैखाने के अंदर। काम कहां करना है इनको काम करना है किसानों के लिए। जमींदार है ना, तो जो इनके नीचे जो फार्मर्स आएंगे, जो टिलर्स आएंगे, उनके ऊपर इनको ध्यान रखना था। बट दिस गाय वाज फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। एज अ रिजल्ट, इमर्जेंस ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म केम इनटू पिक्चर। एक ऐसा क्लास उभर के आ रहा है जो कलकत्ता के अंदर बड़े बड़े महलों में जिएगा, उसके जमीन के जो टुकड़े हो गए वो 200-300 किलोमीटर दूर उसके गांव के अंदर हो गए। बट ही डिडंट केयर अबाउट दिस। वो तो यहाँ है ना, शीशे से शीशा टकरा है। काम जमींदार था ना ये भाई साहब, जिसका वो जमींदार ना, देवदास के अंदर जमींदार ही दिखाया है। जमीन के टुकड़े हुआ करते थे, अपने सबऑर्डिनेट्स को छोड़ दिया, बोले जाओ तुम देख के आना, वहां से पैसे लेके आ जाना। वो थोड़ी काम करेंगे। आपको जमीन का टुकड़ा अलॉट किया गया है तो कम से कम ध्यान तो रखो भाई। यू हैव बीन मेड अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आप वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाओगे ना। ऐसा थोड़ी है कि कैपिटल के अंदर बैठ के ही मौजा नहीं हो सकता। बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड व्हेन द ब्लेंडेड हायरार्की केम इनटू द पिक्चर। और इसके बाद ये आदमी आता है तो ये आदमी पूरा सत्यानाश कर देता है जमीनों। यहाँ तक तो ये तो मार मार के पैसे तो इकट्ठे करके आता था। कोई किसान इसके पास पैसे लेने आए तो उसको दे भी देता था कि ले भाई 100 रुपए ले ले, तुमको खेती के अंदर चाहिए कुछ 20-20 के लिए तो वो भी लेके जा मेरे पास। बट दिस एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, क्योंकि ये शहरों में लेने वाले लोग who didn't care, who didn't knew the ABC of agriculture, they came into the business of agriculture. कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही कर दिया, उसको बिजनेस बना दिया है। ये मुद्दा पूरा का पूरा चलता है। द नेग्लेक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल राइट्स एंड द क्लेम ऑफ द बोथ पीजेंट्स एंड द विलेज कम्युनिटी। हाई रेट ऑफ रेवेन्यू, हेवी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इसके साथ साथ हार्श मेथड ऑफ कलेक्शन। एंड यहाँ पे ये बोलता है ना कि दुगना लगान देना पड़ेगा तुमको। देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल राइट्स चलते थे, वो ट्रेडिशनल राइट्स हमारे बहुत जो सीपीआर मैंने बताया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को लेके, दिस कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है। उसको तोड़ के दे स्टार्टेड निग्लेक्टिंग द ट्रेडिशनल राइट्स। यहाँ कोई किसान बोलता था कि मैं यहाँ सदियों से यहाँ मेरी फैमिली यहाँ पे खेती कर रही है। विलेज कम्युनिटी बोलेगी कि ये हमारी गौचर की जमीन है, ये खेती की जमीन है, ये बीच में कॉमन प्लॉट है। जमींदार आके बोल देगा कि नहीं वहां खेती करनी है, वहां ये करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। ऊपर से दी रेवेन्यू वॉज वेरी हाई, वी सो 50% टैक्सेशन कौन लेगा? आज की तारीख में हम किसानों के ऊपर टैक्स लगाते हैं? नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भाई ये लोग बेयर नहीं कर पाएंगे। मेजोरिटी द लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज वेरी मच फ्रेगमेंटेड, है ना, कि मार्जिनल फार्मर्स सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर है ये देश के अंदर। अभी 1-1 हेक्टेयर से कम उनका तो खुद का प्रॉपर्टी का एरिया है, उसके अंदर भी वो बेचारे कितना टैक्स दे पाएंगे? Harsh method of collection, absence of remission, rebate and concession even at the time of natural calamity. बारिश फेल होती है, आमिर खान इसके पास जाता है, बोलता है दुगना लगान देना पड़े। मैच हारे तो टिकना लगान देना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ जीत गए हम लोग मैच, वरना तो हालत पतली हो जाती है आमिर खान एंड कंपनी। 3 गुना लगान मतलब उसके बाद आमिर खान लैंडलेस लेबर बन जाता और कुछ नहीं होता। उसको हकाल दिया जाता, बोले ये जमीन का टुकड़ा अंग्रेज का, खेती करनी है तो कर, आप लैंडलेस लेबर की तौर के ऊपर रहेंगे, यू विल बी नॉट द ओनर ऑफ द लैंड।
क्यों? क्योंकि you are not able to pay of the land revenue and the land taxes. So ये देखिए कि this absence of remission, rebate and concession even at the time of natural calamity इतने क्रूर थे. आज की तारीख के ऊपर जैसे ये विंटर क्रॉप्स आपके चल रहे हैं, दी रबी क्रॉप्स, और गलती से भी एक सीजन एक आध छोटा सा बारिश का एक शॉवर आ गया 1 घंटे का या कहीं पे भी 1 आध दिन का, तुरंत आपके विंटर क्रॉप्स के ऊपर अफेक्ट होता है. क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लगाई है सरकार, एंड the money is dispersed immediately to the farmers. यहाँ पे तो ऐसा था कि फार्मर जाता था कि भाई साहब मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा, तो ये बोलते दुगना और तिगना देना पड़ेगा इतना. You see the beauty during the Indian national movement was the बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सॉरी नॉट बारडोली. गांधी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ केक खाते हैं, यहाँ चंपारण जाते हैं, चंपारण से अहमदाबाद आते हैं और अहमदाबाद से खेड़ा जाते हैं. So before the launch of the national movement by गांधी यहाँ पे आके केक खाते हैं, CAKE, केक, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा. खेड़ा के अंदर भी यही हुआ कि ब्रिटिश का रेवेन्यू कोड हुआ करता था. रेवेन्यू कोड के अंदर ऐसा था कि अगर आपकी बारिश फेल होती है, मतलब क्रॉप फेल हुआ, एंड आपका टोटल यील्ड से 25% प्रोडक्शन कम हुआ, देन यू आर लायबल अगेंस्ट द रिमिशन ऑफ टैक्सेस. हमारे किसान नहीं टैक्स देंगे तो भी चलेगा. खेड़ा के अंदर हुआ ये कि बारिश फेल हुई, क्रॉप फेल हुई, 25% से भी कम यील्ड हो रही थी, तो हमारे किसानों ने डिमांड की ब्रिटिश सरकार से कि भाई साहब नहीं दे पाएंगे. तो ये तो था दुगना वाला. उस टाइम का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कलेक्टर होगा बोल दिया कि बोले दुगना तिगना सब देना पड़ेगा, नहीं चलेगा. और जब गांधी को यह मुद्दा पता चलता है, वो बताते हैं कि जो भी हो हम लोग नहीं देंगे, और खेड़ा के अंदर से देंगे. तो चंपारण से शुरू हुआ. चंपारण was also related to the farmers, which was indigo. अहमदाबाद was somewhat related to the mill workers. यहाँ पे जो अहमदाबाद के जो मिल के मजदूर थे उनके साथ रिलेटेड था. प्लेग का इशू था, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर. और खेड़ा के अंदर भी यही होता है कि फिर से जब ये लोग रिमिशन और रिबेट की बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि हम लोग नहीं दे पाएंगे. सत्याग्रह करने के बाद सरकार थोड़ा बैक स्टेप चली जाएंगी. हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे. द हार्श मेथड ऑफ कलेक्शन, पीट के उनको मारा जाता था, खोपड़ा सुझा दिया जाता था, और ठीक है इनको परेशान कर दिया जाता था. एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग देखते हैं, वो है रूरल इंडेप्टेडनेस और द डेट ट्रैप. हमारे किसानों की हालत ऐसी हो गई कि पहले हमारा फार्मर कुछ ऐसा हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया. बंद करने के बाद वो ऐसी हालत के अंदर आ जाता है, वो बोलता है कि मुझे जीना ही नहीं. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द करंट सिनेरियो विद द फार्मिंग सिस्टम, कि यहाँ पे भी ये मुद्दा चलता रह रहा है कि फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया. कमेटी के बाद कमेटी, कमीशंस के बाद कमीशंस आते हैं, रिकमेंडेशंस आते हैं, नहीं आते, इंप्लीमेंटेशंस को लेके मुद्दे हैं. बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये बढ़ता जा रहा है. दिस शुड हैव बीन डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, बट ये बढ़ता जा रहा है. When the Britishers started implementing this whole land revenue policies in India, इन्होंने भी ये पूरा का पूरा एक डेट ट्रैप खड़ा कर दिया किसानों. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर कंपेल्ड टू ग्रो व्हाट द ब्रिटिशर्स एम्ड फॉर. इन्होंने बोल दिया कि आपको इंडिगो उगाना है. हम बोलेंगे कि हम लोग किसान हैं, हम लोग यहाँ पे गेहूं उगाया करते थे, तो पीट के बोला गया कि इंडिगो उगाना है. बोले चलो भाई, हमारी जमीन का 50% ऑफ द लैंड है, उसमें हम लोग इंडिगो ग्रो करेंगे. इंडिगो ग्रो करने के बाद किसान का क्रॉप फेल हो गया, तो कहीं आपका जो महाजन होगा, आपकी जो शॉप का जो मनी लेंडर होगा उसके पास जाएगा, महाजन के पास, बोलेगा कि भाई साहब पैसे दे दो. बोले पैसा तो मैं दूंगा बट 50% लूंगा. बोले कोई बात नहीं, 50% आपको टैक्स देना पड़ता था, उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता था. ब्याज के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा, एक क्रॉप फेल हुआ और 100 रुपए उधार लेके आया. बोले इस बार 60% आपको ब्याज देना पड़ेगा, 60% दिया. धीरे धीरे जाके हमारा किसान ऐसे चक्रव्यूह के अंदर फंस गया, उसके पास कोई मौका ही नहीं. वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डेट ट्रैप ऑफ द फार्मर्स ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, वो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की शुरुआत यहाँ से हुई. क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया. क्रॉप फेलियर हुआ तो क्या हुआ, पैसा तो देना ही पड़ा. बोला ना उसने दुगना तिगना. दुगना तिगना कहाँ से लाके देगा वो जमींदार? किसान किसके पास जाएगा? मनी लेंडर के पास. मनी लेंडर तो बोलेगा कि भाई ब्याज देना पड़ेगा. बोले चल 1-2 साल वो ब्याज के अंदर चक्कर में फंस गया, तो हाथ से जमीन भी गई, और आपकी पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम थी वो भी आपकी पूरी की पूरी फेल हो गई. इविक्शन ऑफ पीजेंट्री टुक प्लेस एंड डीपीजेंटाइजेशन. हमारे फार्मर्स को हमारी जमीन से हटा दिया गया, एंड द प्रोसेस ऑफ डीपीजेंटाइजेशन स्टार्टेड.
ड्यू टू दी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। आज की तारीख में हो रहा है डिपीसेंटाइजेशन? नहीं हो रहा। इफ यू सी द सेंसस, सेंसस के अंदर है एग्रीकल्चर वर्कर्स, नॉन, सेंसस देखा है सबने? क्लासिफिकेशन देखे? वर्कर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स दिखेगा सेंसस के अंदर। वहां से आपको पुराना सेंसस देखोगे 1991 में या 2011, 2001 और 2011 का कंपेयर करोगे, देन विल कम टू नो हाउ मेनी ऑफ द वर्कफोर्स इज रिलेटेड टू द फार्मिंग सेक्टर। नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स कितने हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स कितने हैं, उससे आपको तुरंत पता चलता है कंपैरेटिव एनालिसिस में। आज की तारीख में डिपीसेंटाइजेशन का प्रोसेस चला जा रहा है। ऑन वन हैंड इट इज गुड, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है उससे कम करके आपको और सेक्टर के अंदर डाइवर्ट करनी है। बट एट दैट टाइम द एग्रीकल्चर वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। एट दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज द ओनली थिंग व्हिच गेव अस मनी। और वहां से ही आप पीसेंट को इविक्ट कर रहे हो, तो एक प्रोसेस चालू हुआ डिपीसेंटाइजेशन, और यहां से ही एक नया क्लास उभर के आया जिसे कहते हैं आप लोग लैंडलेस लेबर्स। ये जाएंगे कहाँ? खुद की जमीन के ऊपर ही रहेंगे। अंग्रेज बोले खेती करनी होगी तो आपको दाढ़ी देंगे दिन का 100 रुपया। 100 रुपया तो नहीं देते होंगे, दिन का रुपया देते होंगे, 10 पैसा 20 पैसा। आज जाके हमने नरेगा इनेक्ट किया है, उसके बाद हमने करना शुरू किया 100, 110, 180। सो दिस इज द रियलिटी। सो इंडियन पीसेंट बिकेम द टिरेंट ऑन हिज ओन लैंड। वो खुद की जमीन के ऊपर ही उसका पूरा का पूरा एक किराएदार के तौर पे उभर के आता है। और ये क्या होगा? फिर ये पान सिंह तोमर बन जाता है। The same process happened with respect to this. This guy became a landless labor in his own land, क्योंकि इसकी खुद की जमीन उसके घर वालों ने छीन ली अपनी पॉलिसीज को लेके। As a result, he became a landless labor. तो इसको थोड़ा क्रांति करने की उसको थी, तो इसने चुगली कर दी और फिर बंदूक उठा दी। Okay, stagnation of Indian agriculture also took place with respect to this whole policy. यहाँ के अंदर यहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो रुक जाता है, उसको तोड़ा गया है। तोड़ने के बाद इंडिया का एग्रीकल्चर कभी ग्रो ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी हो या आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो, वो कौन गवर्न करेगा? वो ब्रिटिशर्स करेंगे। ब्रिटिशर्स कंपेल्ड अस टू ग्रो टोबैको, ब्रिटिशर्स कंपेल्ड अस टू ग्रो इंडिगो, ब्रिटिशर्स कंपेल्ड अस टू ग्रो टी, कॉफी एंड एनी अदर कैश क्रॉप्स व्हिच मेड देम लाइक नो रिच। उनको और पैसेदार और बना दिया। बट हमारे लोगों की क्या जरूरत थी? हमारे लोगों को जरूरत कौन सी थी? हमको चाहिए था कि भाई आप चावल उगाओ, आप गेहूं उगाओ, हमारे लोगों को खाना पीना वेजिटेबल्स दिए जाए। वो कुछ भी नहीं होगा। इंडियन एग्रीकल्चर गॉट स्टैग्नेंट। क्यों? क्योंकि हमारे किसान को कुछ काम करना था पर उसके लिए पैसे नहीं थे। द सेकेंड गाय हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन वाज द जमींदार। वो तो मैंने बताया कि पारो और चंद्रमुखी से बाहर नहीं आ रहे थे भाई साहब। एंड द थर्ड गाय वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो कुछ करूंगा नहीं। तो पैसे जब पंप नहीं होंगे तो आपका विकास होगा? विकास नहीं होगा। सिंपल चीज थी। द एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज रिटार्डेड ड्यू टू द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसके कारण ही पूरा का पूरा इंडियन एग्रीकल्चर का बंटाधार होगा। द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आपको समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट हमने 11-12 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ट्रेडिशनल लाइफ को तोड़ा गया है, एक नया क्लास उभर के आ रहा है। इतने हार्श मेथड ऑफ कनेक्शंस हो रहे थे, दुगना तिगना लगान आपको देना पड़ रहा है। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? 50% आपकी लैंड रेवेन्यू देनी है। अगर कहीं ना कहीं इसका प्रश्न आता है लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को लेके, तो इसके साथ ही आएगा इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, जहां पे जमींदार बोलता है कि आई एम दी ओनर ऑफ दिस लैंड। इसके पहले ये मुद्दा नहीं देखा जाता था। सो यू सी कि ब्रिटिशर्स आए और अपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को इन्होंने अप्लाई किया ना, उसके बाद पूरा का पूरा बंटाधार कर दिया इन्होंने। ये जो सिस्टम है हमारी उसको तोड़ के। ओके, खत्म हो गया टाइम। हुआ है 20 हुए हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो आता ही रहता है, देखो पूछता है यूपीएससी। With reference to the Rayatwari settlement, consider the following statements. The rent was paid directly by the peasants to the government. The government gave patas to the Rayats, and the land was surveyed and assessed before being taxed. इसमें भी लोचा मार दिया है। क्या है देख लीजिएगा। तीनों के तीनों सही है। इसमें गवर्नमेंट पट्टा देती थी, मैंने बताया कि रैयत को, और उसके बाद यहाँ पे सर्वे भी किया जाता था
और सर्वे करने के बाद उनको टैक्स दिया जाता था। ओके, द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमने पहले ही चेक कर दिया है। ये एनिमेशन लोचा हो गया या पीपीटी अलग गलती से लोड हो गया है। यस, ये देख लो। चलो एक और प्रश्न। अच्छा चलो, ये सही है। आई फियर्ड कि यार इसमें भी लोचा हो गया होगा। ये चला ही गया था, सॉरी। बी डी मेजोरिटी फॉर बी। ओके, बी फॉर बॉम्बे। देख लेते हैं पहला, लैंड अलॉटेड टू द बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, उसको जागीरदारी सिस्टम कहते हैं। हमने सबसे पहले क्लास के अंदर थोड़ा बहुत इसको वेगली डिस्क्राइब किया था, डिस्कस करने की कोशिश की थी। लैंड अलॉटेड टू द फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर्स, ठीक है, दिस इज नोन एज जमींदारी। लैंड अलॉटेड टू ईच पीसेंट विद राइट टू सबलेट, मॉर्गेज, ट्रांसफर, गिफ्ट और सेल, रैयतवारी। एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एट मिडिल लेवल, दैट इज नोन एज महालवारी। तो बी फॉर बॉम्बे देखने की कोशिश, दैट इज द राइट आंसर।